हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। अपन आरबीआई की वर्किंग के बारे में बात कर रहे थे, आरबीआई कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। अपन कुछ जो मोटे मोटे जो कार्य थे उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। आज इस सेशन में अपन यहाँ बात करने वाले हैं मौद्रिक नीति के बारे में कि मौद्रिक नीति होती क्या है, किस प्रकार से काम करती है और कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जो मौद्रिक नीति के अंदर क्या होते हैं, आपके मुख्य रूप से प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मौद्रिक नीति के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मौद्रिक नीति, देखिए सबसे पहले मुद्दा आपके सामने आएगा, ये मौद्रिक नीति होती क्या है, काम किस प्रकार से करती है और कौन कौन से आपके सामने इसकी इंपॉर्टेंट जो वैल्यू होती है वो काम में आती है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में ये रखना है कि मौद्रिक नीति होती क्या है, किस प्रकार से काम करती है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो देखिए मौद्रिक नीति का काम क्या होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या की जाती है, मौद्रिक नीति काम में आती है आपके यहाँ पे। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या होती है, मौद्रिक नीति काम में आती है। मुद्रास्फीति मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, बाजार से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज होती है, महंगाई हुई, बाकी और जो है आपकी जो ब्याज दरें हो, चाहे ब्याज जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट हो, चाहे आप होम लोन हो, कार लोन, किसी प्रकार का भी आप यहाँ पे लोन ले रहे हो, उसके लिए आपके जो इंटरेस्ट रेट होता है, आप कोई बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हो तो उसके लिए आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होती है, उन सभी को नियंत्रित करने का काम किसके पास में होता है, वो पूरा काम होता है आपके यहाँ पे मौद्रिक नीति के माध्यम से ही उनको नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे जो मौद्रिक नीति होती है, इस मौद्रिक नीति में क्या था, 2016 तक क्या था, आरबीआई के द्वारा फुली कंट्रोल्ड किया जा रहा था। इसको किसके द्वारा किया जा रहा था, आपके यहाँ फुली कंट्रोल्ड कौन कर रहा था आपके यहाँ पे, आरबीआई के द्वारा इसको आपके यहाँ फुली कंट्रोल्ड किया जा रहा था। अब आपको ऐसा फुली कंट्रोल्ड मतलब 2016 तक मौद्रिक नीति किस प्रकार की होगी, क्या क्या इसके अंदर फंक्शन होंगे, कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, उन सभी के बारे में घोषणा करने का बारे था। और ये इसके ऊपर पूर्ण रूप से क्या होगी, पूरा जो डिसाइड करने का जो कार्य था वो किसके पास में था, आपके यहाँ पे आरबीआई के पास में होता था। ठीक है, परंतु क्या हुआ, 2016 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। कौन सी कमेटी बनी थी आपके यहाँ पे, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। ठीक है, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी। कमेटी द्वारा क्या बताएगा, ठीक है, उर्जित पटेल की अध्यक्षता में क्या बनाएगी, आपके यहाँ पे कमेटी बनेगी। कमेटी के द्वारा क्या बताया गया था कि जो कमेटी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बाद में 2016 में मौद्रिक नीति कमेटी बनाएगी। कौन सी कमेटी बनेगी आपके यहाँ पे, मौद्रिक नीति कमेटी बनाएगी। ठीक है, इस कमेटी के अंदर क्या था, आपके यहाँ पे कुल 6 सदस्य रखे गए। मौद्रिक नीति कमेटी में कुल कितने मेंबर रखे गए, आपके यहाँ पे 6 मेंबर इसके अंदर रखे गए। इन 6 सदस्यों में से 3 सदस्य किसके द्वारा होते थे, आपके यहाँ पे 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा आरबीआई तरफ से होते थे और 3 सदस्य किसकी तरफ से होते थे, आपके यहाँ पे सरकार की तरफ से होते थे। आगे यहाँ तक बात समझिए, 3 सदस्य किसकी तरफ से थे, आपके यहाँ पे आरबीआई की तरफ से थे और 3 सदस्य किसकी तरफ से थे, आपके यहाँ पे सरकार की तरफ से होते थे। ये जो 3 सदस्य आरबीआई के पास में होते थे वो कौन कौन होते थे आपके यहाँ पे, एक होता था आपका गवर्नर होता था, एक कौन आपका यहाँ पे डिप्टी गवर्नर होता था और एक कौन होता था आपका यहाँ पे उप गवर्नर होता। मतलब 2 तो क्या होते थे, आते थे आपके यहाँ पे डिप्टी गवर्नर होते थे और एक क्या आता था आपके यहाँ पे गवर्नर होता था। ये 3 किसकी तरफ से होते थे, आपके यहाँ पे आरबीआई की तरफ से होते थे। सरकार की तरफ से भी क्या होते थे, 3 व्यक्ति होते थे। इन तीनों व्यक्तियों को अपॉइंट करने का काम किसके पास में था, सरकार के द्वारा किया जाता था। अब सरकार ये जो 3 व्यक्ति अपॉइंट करती थी, वो 3 व्यक्ति होते कौन कौन से थे, जिन व्यक्तियों के पास में बाजार का, बैंकिंग का, वित्त का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है, अनुभव होता है, उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, आपके यहाँ पे सरकार के द्वारा मनोनीत करने का काम किया था। किया अनुभव होता है, उनको क्या होता था, उनको सरकार के द्वारा आपके यहाँ पे मनोनीत किया जाता था। उनको सरकार के द्वारा मनोनीत करने का कार्य किया जाता था, उनको सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक है, उन सभी क्या होगा था, आपके यहाँ पे सरकार के द्वारा मनोनीत करने का काम किया जाता था आपके यहाँ। ठीक है, तो ये 3 व्यक्तियों का क्या होता था, आपका ग्रुप होता था, गवर्नर हो गए, डिप्टी गवर्नर हो गए, 2 तो एक की तरफ क्या हो गई, सरकार आ गई। इसमें कौन कौन व्यक्ति हो गए, आपके 3 व्यक्ति सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हो गए, इसके बारे में अपने बात की। ठीक है, तो ये तो क्या गया था 2016 में ये बनाई गई थी। 2016 के बाद में कहने का मतलब 2 आपके 6 मेंबर आ गए, 3 आ गए, मतलब 2016 के बाद में मौद्रिक नीति को, जो मौद्रिक नीति होती थी वो आरबीआई प्लस सरकार के द्वारा क्या होती थी, आपके यहाँ पे डिक्लेयर की जाती थी। आरबीआई प्लस सरकार के द्वारा क्या होता था, आपके यहाँ पे इसका निर्धारण किया जाता था।
आरबीआई प्लस सरकार के द्वारा क्या होता था, इसका आपका निर्धारण करने का कार्य होता था। अब ऐसा क्यों होता था कि देखिए मान के चलिए सरकार क्या करती है, जब भी कोई चुनाव जीतते है उससे पहले हजारों प्रकार के वादे करती है, आपकी यहाँ पे अनेक प्रकार की घोषणाएं करती है कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, हजारों प्रकार से क्या की जाती है उसके द्वारा यहाँ पे घोषणाएं की जाती है। परंतु आपको भी पता है सत्ता में आने के बाद में कितना काम कर पाते हैं, कितना काम नहीं कर पाते हैं। उसमें सबसे मेन जो काम होता है कि यदि किसी के पास में पैसा होगा तो ही क्या कर पाएगा वो व्यक्ति, इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। मतलब पैसा होगा तो ही क्या कर पाएगा, वहां पे अपने जो भी आवश्यकता है जो उसका सामान है उसको क्या कर पाएगा, वहां पे काम में ले पाएगा। वही काम क्या हो रहा था आपके यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। वही समस्या क्या आ रही थी, यहाँ पे इनको फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो सरकार को क्या लग रहा था, भाई हम क्या चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या इन्वेस्टमेंट बढ़े। अब इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, जब आपकी ब्याज दर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेंगे, आपके यहाँ पे कम लेंगे, जब बैंकों के द्वारा ली जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट तय करने का काम किसके पास में था, आरबीआई के पास में था। आरबीआई क्या करती थी, आपके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को सही तरीके से क्या नहीं करती थी, वो तय नहीं करती थी। आरबीआई का मुख्य काम क्या था, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, मुद्रास्फीति किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है। उसके लिए कौन कार्य कर रहा था आपके यहाँ पे, आरबीआई कार्य कर रही थी। तो आरबीआई क्या नहीं कर पा रही थी आपके यहाँ पे, ठीक है। तो आरबीआई क्या नहीं कर पा रही थी इसको, ठीक है। आरबीआई सरकार के साथ में सामंजस्य बिठा नहीं पा रही थी। मतलब सरकार के और मध्य और आरबीआई के मध्य, दोनों के मध्य क्या हो रहा था, अंतर विरोध पैदा हो रहा था, कॉन्ट्राडिक्शन आपका यहाँ पे सामने बार बार निकल के आ रहा था, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ने क्या बनाई, कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या दिया, मौद्रिक नीति कमेटी नाम दिया गया। कौन सी कमेटी बनाई गई आपके यहाँ पे, ये मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कुल कितने मेंबर रखे, 6 मेंबर सरकार के द्वारा आपके यहाँ पे रखे गए। कुल कितने मेंबर रखे गए, 6 मेंबर इनके द्वारा यहाँ पे रखे गए। इन 6 में से 3 मेंबर किसकी तरफ से आएंगे, सरकार की तरफ से आएंगे, और 3 मेंबर किसकी तरफ से आएंगे, आरबीआई की तरफ से आएंगे। ये 6 मेंबर बैठ के क्या करेंगे, आपके यहाँ पे जो भी दरें रहेंगी, जो भी ब्याज दर वगैरह, जो भी दरें आपकी रेट वगैरह होंगी, उनको यहाँ पे तय करने का इनके द्वारा यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये आता, मान के चलिए साहब 6 लोग बैठे हैं, इन 6 लोगों में से क्या होगा, आपके यहाँ पे बराबरी की स्थिति आ गई है, ठीक है। मतलब 3-3 है, आरबीआई वाले अपनी बात पढ़े रहे और सरकार वाले अपनी बात पढ़े रहे। तो इसमें भी वापस किसको मिला, वीटो पावर किसको मिली गई आपके यहाँ पे, आरबीआई के गवर्नर को क्या दी गई, यहाँ पे वीटो पावर दी गई है। आरबीआई के गवर्नर के पास में क्या है आपके यहाँ पे, आरबीआई के गवर्नर को, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर को वोटिंग में क्या दी गई आपके यहाँ पे, वीटो पावर दी गई है। वोटिंग में वीटो पावर दी गई है, वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर का मतलब क्या होगा कि बराबरी की स्थिति होने पर क्या किया जाएगा, बराबरी की स्थिति होने पर आरबीआई के गवर्नर के द्वारा अपने मत का इस्तेमाल किया जाएगा। बराबरी की स्थिति होने पर, बराबरी की स्थिति होने पर, बराबरी की स्थिति होने पर आरबीआई गवर्नर के द्वारा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा क्या किया जाएगा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा, अपने मत का प्रयोग किया जाएगा, अपने मत का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो बराबरी की स्थिति यदि हो गई हो तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, आपके यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के द्वारा अपने मत का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। आगे यहाँ तक बात समझिए, यह मुद्दा आपके सामने क्लियर हो गया। अब ये साहब इनकी बराबरी की स्थिति कब रहेगी, जब इनकी वोट होगा, वोट कब रहेगा, जब इनकी बैठकें होंगी। बैठकें 1 वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति की, मौद्रिक नीति समिति की 1 वर्ष में, ठीक है, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 4 बैठकें होना आवश्यक है। कितनी बैठकें होगी आपके में, 4 बैठकें होना आवश्यक है, ठीक है। तो एक मौद्रिक नीति समिति की 1 वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है, आपके यहाँ 4 बैठकें होना क्या इसकी आवश्यक कर दी गई है। ये पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि मौद्रिक नीति समिति की 1 वर्ष में कितनी बैठकें होती है। तब मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि मौद्रिक नीति समिति की 1 वर्ष में कितनी बैठकें होती है, आपके यहाँ 4 बैठकें इसके द्वारा, इन बैठकों का आपको यहाँ पे आयोजन किया, ठीक है। कितनी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, इसके द्वारा आपको यहाँ पे 4 बैठकों का आयोजन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ तक का पॉइंट क्लियर, ठीक है, ओके क्लियर। आगे देखिए, आगे जब बैठकें होंगी इनके द्वारा क्या किया गया है,
ठीक है, एक वर्ष में 4 बैठकें हुई, इन बैठकों में बातें क्या रहेगी, इस बैठकों में क्या रहेगा आपका यहाँ पे आरबीआई के द्वारा इन बैठकों में क्या होगा आपके यहाँ पे औसत वार्षिक जो मुद्रास्फीति जो लक्षित दर है उसका टारगेट फिक्स किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखा गया आपके यहाँ पे औसत लक्षित वार्षिक मुद्रास्फीति की दर, औसत लक्षित वार्षिक मुद्रास्फीति की दर। ठीक है, ये कितनी रखी है आपके अंडे 2 से कितनी 6% के मध्य रखी जाएगी, 2% से लेकर कितने प्रतिशत के मध्य रखी जाएगी आपके यहाँ पे ये औसत वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीति की दर कितनी रहेगी आपके यहाँ पे 2 से लेकर 6% के मध्य यहाँ पे इस दर को रखने का कार्य किया जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर क्या दिएगा आपका वोटिंग का पावर दी गई है, बराबरी की स्थिति होने पर क्या किया जाए इसके द्वारा आपके यहाँ पे अपने मत का प्रयोग किया जाएगा और इसके पास में यहाँ पे पावर ये दी गई है, तो 2 से 6% के मध्य क्या दिया जाएगा अपने यहाँ पे ये इसका टारगेट दिया गया है, टारगेट को ये क्या करेगा यहाँ पे अचीव करने का प्रयास किया जाएगा, इसके द्वारा यहाँ पे टारगेट हासिल करने का कार्य किया जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए अब इसके साथ द्वारा ये सारे काम किए जाएंगे, तो इसमें एक चीज जो ध्यान रखिए, इसके पास में रिव्यू करने की कैपेसिटी भी दी गई, तो प्रत्येक 2 महीने के अंदर क्या किया जाएगा, प्रत्येक 2 माह के पश्चात, प्रत्येक 2 माह के पश्चात ठीक है मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा क्या किया जाएगा, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का काम किया जाए, के द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का कार्य किया जाएगा, मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का कार्य किया जाएगा, मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का कार्य किया जाएगा, की समीक्षा की जाएगी। ठीक है, इसकी समीक्षा क्या की जाएगी आपके यहाँ इसकी समीक्षा करने का कार्य किया जाएगा, तो प्रत्येक 2 महीने के पश्चात क्या होगा आपके यहाँ मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा करने का कार्य आपके यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात अब समीक्षा की जाएगी तो इसमें क्या कर दिया गया आपके यहाँ मौद्रिक नीति के अंदर क्या दिया गया, इसके बाजार की तरलता के प्रबंधन करने के लिए इसके पास में 2 उपाय दिए गए हैं। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के तहत क्या करेगा, ये बाजार की तरलता का प्रबंधन करने के लिए मात्रात्मक और परिमाणात्मक उपाय का काम में लेगा। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार की तरलता का प्रबंधन करने हेतु 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 मात्रात्मक और परिमाणात्मक उपाय बताए गए। इसके मात्रात्मक व परिमाणात्मक उपाय मात्रात्मक व परिमाणात्मक उपाय बताए गए हैं। ठीक है, उपाय बताए हैं। ठीक है भाई, किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाएगा, तो इसके लिए 2 उपाय बताए गए हैं, उपाय बताए हैं। ठीक है, मात्रात्मक और कौन से आपके अंदर परिमाणात्मक उपाय बताए गए हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आई, सर मात्रात्मक कौन से होते हैं और आपके अंदर परिमाणात्मक उपाय कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से उपाय आपके यहाँ पे आ गए हैं, इनके बारे में और बात करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है, मौद्रिक नीति के अंदर क्या किया जाएगा, आपकी समीक्षा करने के लिए क्या किया जाएगा, ये 2 प्रकार के आपके अंदर उपाय बताए गए हैं, इनके बारे में अब बात करते हैं। आपके यहाँ पे मौद्रिक नीति के जो उपाय बताए गए हैं, मात्रात्मक और जो परिमाणात्मक जो उपाय बताए गए हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मौद्रिक नीति के मात्रात्मक और परिमाणात्मक उपाय। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके यहाँ पे मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। ठीक है,
इसके कौन से आ गए आपके यहाँ पे, इतना लंबा तो नहीं आएगा, ये इधर कौन से आएगा आपके यहाँ पे, मात्रात्मक उपाय हो गए। ठीक है, ये कौन से आएगा आपके अंदर, मात्रात्मक आ गए। और ये इधर कौन से आएगा आपके अंदर, परिणात्मक हो गए। मात्रात्मक और परिणात्मक उपाय हो गए आपके यहाँ पे। आप देखिए इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, मात्रात्मक कौन कौन से उपाय शामिल किए गए आपके यहाँ पे, मात्रात्मक में CRR नगद आरक्षित अनुपात, संवैधानिक तरलता अनुपात, बैंक रेट, बैंक दरें, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट हो गया और आपकी कौन सी आ गई, क्या रिवर्स रेपो रेट हो गया आपके यहाँ पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर, ठीक है, सीमांत उत्पादकता दर, और एक कौन सा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक, खुले बाजार की क्रियाएं हो गई, इसको शामिल किया गया आपके यहाँ पे, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं। ये काम किसके द्वारा किए जाते हैं आपके यहाँ पे, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक कार्यान्वयन को शामिल किया जाता है आपके यहाँ पे। केस रिजर्व रेशियो को, नगद आरक्षित अनुपात को, संवैधानिक तरलता अनुपात को, बैंक रेट को, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को और ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रियाओं को, ठीक है। ये बात किसमें हुई आपके यहाँ पे, मात्रात्मक उपाय में हुई। बात करें इसके परिणात्मक उपाय के बारे में, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिट का प्रबंधन, साख का प्रबंधन करना, ठीक है, साख का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, और क्रेडिट की राशनिंग रोकना, क्रेडिट की राशनिंग रोकना। ये काम किसमें आ गया आपके यहाँ पे, परिणात्मक हो। तो मात्रात्मक और परिणात्मक दो उपाय होता है, यहाँ पे CRR होगा, आपका SLR होगा, आपका बैंक रेट हो गई, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट हो गई, MSFR हो गया, OMO हो गया, ठीक है। और परिणात्मक आपके उधर ये हो गए, मात्रात्मक और क्या हो गए, परिणात्मक उपाय आपके यहाँ पे ये बताए गए हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में, तो ये इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, एक के बारे में 1 बाय 1 क्या करेंगे, इनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि CRR क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अब ये जो CRR और जितने पार्ट आपके पास जो पार्ट है, इन सभी पार्टों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। और इधर ये जो परिणात्मक के जो उपाय है, इनके बारे में अपन पूरा डिटेल के अंदर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हर एक के अंदर अपन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पे, CRR का मतलब क्या होता है, आपका नगद आरक्षित अनुपात होता है। तो पहला पॉइंट आप ये ध्यान में रखिए, डरने की कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे इंग्लिश दिखी है तो डरिए मत आप यहाँ पे। तो CRR का पहला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, कि CRR का केस रिजर्व रेशियो मतलब नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आई साहब, नगद आरक्षित अनुपात होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है ये आपका यहाँ पे। नगद मतलब आपके पास जो भी जमा पूंजी है उसका नगद का हिस्सा, आरक्षित का मतलब क्या होगा, उसको आपके यहाँ पे सेविंग मोड पे क्या करना, उसको आपके यहाँ पे रिजर्व मोड पे डालना, और अनुपात का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे रेशियो का, ठीक है। तो नगद आरक्षित अनुपात का मतलब क्या होगा कि बैंक के पास में स्थित, ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात का मतलब क्या होगा कि बैंक के पास में, कि बैंक के पास में, बैंक के पास में, बैंक के द्वारा करते हैं अपन, देखिए इसको थोड़ा समझाते हैं आपको। बैंक के द्वारा अपनी कुल जमा पूंजी का, अपनी कुल पूंजी का एक निश्चित भाग, एक पूंजी का एक निश्चित भाग, एक निश्चित भाग आरबीआई के पास में, एक निश्चित भाग आरबीआई के पास में
आरक्षित रखना होता है, आरबीआई के पास में आरक्षित रखना होता है, आरबीआई के पास में आरक्षित रखना होता है, ठीक है। आरबीआई पास में क्या करना पड़ता है, ठीक है। अपनी कुल पूंजी, अब पूंजी कौन सी देगी आपके यहाँ पे, ठीक है, कौन सी पूंजी, कुल जमा पूंजी कौन सी आ गई आपके यहाँ पे, नगद पूंजी जो रहेगी, नगद जो राशि रहेगी आपके यहाँ पे, उसके बारे में बात करा आपके यहाँ पे, कौन सी बारे में बात करा आपके यहाँ पे, नगद राशि के बारे में बात करा। तो एक पार्ट क्या करना पड़ेगा आपके यहाँ पे, इसके पास में रखना होता है, ठीक है। और वर्तमान में सीआरआर की दर कितनी है आपके यहाँ पे, वर्तमान में सीआरआर की दर, वर्तमान में सीआरआर की दर क्या हुआ आपके यहाँ पे, तो वर्तमान में सीआरआर की दर कितनी आ गई आपके यहाँ पे, बराबर में 3%। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो वर्तमान समय में मतलब कि क्या किया जाएगा कि मान के चलिए किसी बैंक के पास में कितने 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए का 3% कितना होगा आपके 3 रुपए। 3 रुपए क्या करना पड़ेगा, उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास में आरक्षित रखना पड़ेगा। ऐसा कारण क्यों, रखने का कारण क्यों, यदि इसका आपको रीजन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, इसका रखने का रीजन क्या आएगा आपके यहाँ पे, कारण क्या है, क्या जाएगा आपके यहाँ पे, आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या करने का आपके यहाँ पे उपयोग में लेने के लिए, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में, ठीक है, आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाएगा, आपातकालीन स्थिति में आरबीआई के द्वारा काम में लिया जाएगा, आरबीआई के द्वारा काम में लिया जाएगा, आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लिया जाएगा। आपकी बात समझ में आ गई होगी, लिया जाएगा, आपकी बात समझ में आ गई होगी। क्या करना चाह रहा है आपके यहाँ पे, माध्यम क्या करिए, कहने के अनुसार क्या आपके यहाँ पे, इसमें कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए यदि बैंक को डिफॉल्टर कर दिया, बैंक क्या होगा आपके यहाँ पे, बैंक के द्वारा, ठीक है, एनपीए बढ़ गया और बैंक आपके यहाँ पे काम करने सक्षम नहीं है और बैंक के पास में किसी प्रकार की लायबिलिटी या पैसा आपका नहीं बचा है, तो जितने भी जो खाता धारक होते हैं जो बैंक के अंदर आपके यहाँ पे, उन खाता धारकों का पैसा चुकाने के लिए क्या करेगा, आरबीआई आपके यहाँ पे सीआरआर का इस्तेमाल करेगा और इस सीआरआर के माध्यम से क्या किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा यहाँ पे पैसा चुकाने का कार्य कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि यदि आपने किसी बैंक में खाता खुलवा रखा, वो बैंक क्या होगा, डूब गया हो, ठीक है, बैंक क्या होगा, डूब गया हो, इस स्थिति में आपका जो बैंक के अंदर जो जमा पैसा था उसको देने का काम किसका रहेगा आपका यहाँ पे, आरबीआई का रहेगा। और आरबीआई क्या करेगा, आपका जो जमा पैसा था उसको ये सीआरआर के माध्यम से, जो भी उसके पास में नगद पूंजी उसके पास में स्थित थी, ठीक है, उस नगद पूंजी में से क्या करेगा, आपका जितना भी जो जमा था 1,50,000, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी आपका अमाउंट था, वो अमाउंट क्या कर दिया जाएगा आपके यहाँ पे, आरबीआई के द्वारा इसको यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, आपके खाताधारकों को आप यहाँ पे लौटाने का कार्य कर देगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम में लिया गया था आपके यहाँ पे, सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात को यहाँ पे काम में लिया गया था, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात समझे, तो सीआरआर क्यों काम में लिया गया था आपके यहाँ पे, इसी कारण से सीआरआर को काम में लेने का कार्य किया गया था, ठीक है। अब आप कहोगे साहब पैसा तो बहुत सारा होता है आपका यहाँ पे, पैसा तो क्या होता है आपका, बहुत सारा होता है, ठीक है। अब बहुत सारे पैसे क्या कर पाओगे आप, केवल नगद राशि के रूप में ही आप यहाँ पे नहीं चुका पाओगे, ठीक है। इस स्थिति में क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, उसके पास में जो भी और उसके पास में जो एसेट होते हैं, जो संपत्तियां होती हैं, संपत्तियों का भी क्या करती है, एक हिस्सा अपने पास में यहाँ पे नगद के रूप में अपने पास में क्या करती है, जमा करती है, ठीक है। अब संपत्तियों का भी एक हिस्सा क्या करती है, अपने पास में यहाँ पे आरक्षित रखने में उसके द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। आगे तक की बात समझिए, तो वो किस में काम आता है, एसएलआर में काम आता है, मतलब वैधानिक तरलता अनुपात में क्या किया जाता है, उसको आपके प्रयोग किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है। वैधानिक तरलता अनुपात में क्या लिया जाता है, इसको काम में लिया जाता है। अब आपके बात में दिमाग में दूसरी बात आई, साहब ये जो पैसा है बैंक ने आरबीआई को जमा करवाया, क्या इसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज मिलता है इनको यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, आरबीआई किसी भी प्रकार की जो जमा राशि होती है उसके पास में वो बैंकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देती है, ठीक है। इस बात के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए, आरबीआई के पास में जो भी जमा राशि है, ठीक है, बैंकों के द्वारा जो भी जमा राशि करवाई गई है आरबीआई के पास में, आरबीआई उसके ऊपर किसी प्रकार का ब्याज देने का कार्य नहीं करती है, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझिए, उसके ऊपर क्या नहीं करती है आपके यहाँ पे, किसी भी प्रकार के किसी भी माध्यम से वहां पे उसके ऊपर ब्याज देने का कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर। तो ये किस में आ गया आपके यहाँ पे, नगद आरक्षित अनुपात में इसका ये पार्ट आ गया आपके यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख दूंगा तो यार इसके बारे में ध्यान रखिए, आपके यहाँ पे मैं इधर कोने में लिख देता हूँ आपका एरो करके, ध्यान रखिए इसके, आरबीआई के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, आरबीआई के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, आरबीआई के द्वारा आपका ब्याज नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए चीज के बारे में यहाँ पे लिख दिया कोने में, इस पॉइंट के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। अगला जो अपना पॉइंट आता है वो आता है आपके यहाँ पे एसएलआर, संवैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर लिक्विडिटी टू एसएलआर।
अगला पॉइंट कौन सा था आपका यहाँ पे, SLR के बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पे। SLR का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है आपके यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा आपका यहाँ पे, वैधानिक तरलता अनुपात। SLR का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। अब वैधानिक तरलता अनुपात मतलब क्या होगा, आपके पास में जो भी लिक्विडिटी रखी है उसका एक नंबर ऑफ परसेंटेज क्या दिया जाएगा आपको यहाँ पे, इसको उपलब्ध करवाया जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो बैंक को क्या किया जाए, एक निश्चित हिस्सा अपनी तरल संपत्ति के रूप में क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, तरल संपत्ति के रूप में क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। देखिए इसके अंदर आपके यहाँ पे SLR होता क्या है, SLR में इसमें देखिए आप यहाँ पे, इसमें बैंक के द्वारा, इसमें बैंक के द्वारा अपनी तरल संपत्ति, लिक्विड संपत्ति मतलब उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी फिजिकली जो भी उसके पास में प्रॉपर्टी है, ठीक है, ध्यान आ गया आपके पास, फिजिकली मतलब जमीन हो गई, प्लॉट हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी प्रॉपर्टी है उसके पास में अपनी तरल संपत्ति का एक हिस्सा, अपनी तरल संपत्ति का ठीक है, तरल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा, तरल संपत्ति का एक निश्चित हिस्सा अपने पास में मेंटेन रखना पड़ता है, एक निश्चित हिस्सा, ठीक है, एक निश्चित हिस्सा, ठीक है। बैंक को अपने पास में आरक्षित रखना होता है, बैंक को अपने पास में, ध्यान रखिए अपने पास का मतलब किसके बारे में बात करें, अपने यहाँ पे RBI के बारे में बात करें, ठीक है। और अपने पास मतलब RBI के पास में, अपने पास में आरक्षित रखना पड़ता है, आरक्षित रखना होता है, ठीक है। कारण क्या हो जाएगा, वो कारण क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके तरल संपत्ति का मतलब ध्यान रखिए, आपके तरल संपत्ति के रूप में क्या आ जाएगा, आपके अंदर गोल्ड आ गया, आपके अंदर पैसे आ गए, प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, किसी प्रकार से होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। या फिर यूं मान के चलिए यदि आपसे पूछ लीजिए आपके एग्जाम के अंदर तरलता का मतलब क्या आता है, तो RBI के द्वारा अधिसूचित की गई आपकी जो प्रतिभूतियां होती है उनको क्या कहा जाता है, तरलता कहा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तरलता का मतलब आपके यहाँ पे कि RBI के द्वारा अधिसूचित की गई प्रतिभूतियां, RBI के द्वारा अधिसूचित की गई प्रतिभूतियां, अधिसूचित की गई प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां मतलब क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रतिभूतियां। ध्यान रखना भाई, इस चीज के बारे में ऊपर लिख दिया आपके यहाँ पे, RBI के द्वारा आपके यहाँ पे, ठीक है, RBI के द्वारा अधिसूचित की गई प्रतिभूतियां किसमें आती है, आपके यहाँ पे SLR में शामिल की जाती है, ठीक है। हो गया तक क्लियर ये बात आपके समझ में, ठीक है। तो एक हिस्सा क्या करना पड़ता है, इसका आपके यहाँ पे इसके पास में आरक्षित, इसको एक हिस्सा इसको आपको यहाँ पे आरक्षित रखने का काम इसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे तक बात समझ में। आगे कितना नंबर ऑफ परसेंटेज कितना रहेगा, तो क्या किया गया था, पहले कितना था आपके यहाँ पे, जो इसकी वर्तमान दर कितनी है इसकी, ठीक है, वर्तमान दर कितनी है आपके यहाँ पे इसकी, वर्तमान दर, तो वर्तमान दर कितनी बताओगे आप यहाँ पे इसकी, 18% बताओगे, कितने हो जाएगा आपके यहाँ पे वर्तमान दर कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 18% आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। वर्तमान रेट कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे इसके 18% रेट क्या करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, इसको आरक्षित रखने का काम किया जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। आगे तक की बात समझ में। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, पहले कितनी थी आपके यहाँ पे, कितना था पहले आपके यहाँ 25 से लेकर के 40% के बीच में इसको आप आरक्षित रख सकते थे, परंतु अभी क्या कर दिया गया, इसके अंदर आपका परिवर्तन कर दिया गया। कब, आर्थिक मंदी आई, जब 2008 के अंदर आर्थिक मंदी आई, तो आर्थिक मंदी आने के बाद में न्यूनतम सीमा कितनी कर दी गई थी आपके यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद में, 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद में, आई आर्थिक मंदी के बाद में इसकी न्यूनतम दरों में चेंज, आर्थिक मंदी के बाद में, आर्थिक मंदी के बाद, ठीक है, आर्थिक मंदी के बाद में इसकी न्यूनतम दरों में परिवर्तन किया गया, इसकी न्यूनतम दरों में परिवर्तन किया गया, ठीक है, इसकी न्यूनतम दरों में क्या किया गया आपको यहाँ पे दरों में परिवर्तन किया गया,
दरों में परिवर्तन किया गया। ठीक है, न्यूनतम दर में परिवर्तन कर दिया गया। तो अभी कितनी कर दी आपके यहाँ इसकी न्यूनतम दर कितनी कर दी? ठीक है, इसकी न्यूनतम दर कितनी होगी वर्तमान में? कितनी होगी? 0 से लेकर के 40% के मध्य, 0 से लेकर कितनी 40% के मध्य। ठीक है, और पहले कितनी थी आपके यहाँ पे इसकी? ठीक है, अभी वर्तमान में कितनी होगी आपके यहाँ पे इसकी? कब की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान की बात करेंगे। ठीक है, वर्तमान में कितनी कर दी इसकी? 0 से लेकर 40% के मध्य। और पहले कितनी थी आपके यहाँ पे इसकी जो दरें थी वो 25 से लेकर 40% के बीच में क्या होती थी इसकी आपके यहाँ पे दरें होती थी। ठीक है, तो पहले दरें कितनी होती थी इसकी SLR की दरें? पहले दरें कितनी थी इसकी? 25 से लेकर के 40% के बीच में इसकी दरें होती थी। 25 से 40% के मध्य, 25 से 40% के मध्य। ठीक है, पहले कितनी दरें होती थी आपके यहाँ पे इसकी? 25 से लेकर 40% के मध्य होती थी। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में? तो पहले कितनी होगी आपके यहाँ पे? 25 से लेकर 40% के मध्य होती थी। और वर्तमान में कितनी होगी? 0 से 40 कर दी गई। और वर्तमान दर कितनी आपके यहाँ पे? 18% के इसकी वर्तमान में दरें इसकी रखी गई है। ठीक है, आगे तक की बात समझिए। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे? SLR होगा कि क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे? पहले ने किसके बारे में बात की? केस के बारे में बात की, नगद के जो पैसा जो आपको आता है, जो पैसा आप जमा करवाते हो उसके बारे में बात की। अभी किसके बारे में बात की अपने यहाँ पे? प्रॉपर्टी के बारे में बात की। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी रखी है, जो भी जो लोन वगैरह रखने के बाद, गिरवी वगैरह रखने के बाद जो भी आइटम इनके पास में बच जाता है उसको भी क्या कर सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या कर सकते हैं आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को इनके द्वारा यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो आगे यहाँ तक की बात समझ में? ठीक है, तो ये कौन सी हुई आपके यहाँ पे? SLR होगी आपके यहाँ पे। ठीक है, अगला जो मुद्दा आता है आपका यहाँ पे उसके बारे में बात करें अपन, वो होता है आपका यहाँ पे बैंक रेट। अगला पॉइंट कौन सा आता है आपके यहाँ पे? आता है बैंक रेट। तीसरा पॉइंट कौन सा आता है आपके यहाँ पे? बैंक रेट। बैंक दरें होती क्या है, किस प्रकार से कार्य करती हैं? पानी पी लेते हैं, एक बार आप भी पानी पी लेंगे। अगला कौन सा था? बैंक दर होती है। बैंक दर का मतलब क्या होगा कि RBI बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या करवाती है आपके अंदर ऋण उपलब्ध करवाती है। ठीक है, वो किस में आता है आपके अंदर? बैंक दर में शामिल होता है। तो क्या होगा बैंक दर का मतलब क्या हो जाएगा? RBI बैंक्स को जिस इंटरेस्ट दर पर, जिस ब्याज दर पर RBI बैंक को जिस ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पे? उसे बैंक रेट कहा जाता है। उसे क्या करता है आपकी? बैंक रेट कहा जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिए आप यहाँ पे, ये जो ऋण होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये ऋण क्या होते हैं आपके दीर्घकाल के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये ऋण दीर्घकाल या फिर आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिए आप यहाँ पे, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे? 90 दिन से अधिक। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे? 90 दिन से अधिक के लिए, 90 दिन से अधिक के लिए। ठीक है, किसके बारे में बात करें अपन यहाँ पे? लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा? ऐसे ऋण जो RBI के द्वारा क्या किया जाए, बैंकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, और वो कितने दिन के लिए रहेंगे आपके यहाँ पे? 90 दिन से अधिक के समय के लिए क्या करवाया जाएगा, उसको आपके यहाँ पे उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा।
ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जब भी कोई बैंक आरबीआई से क्या लेता है, ऋण लेता है, तो उसको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी या परिसंपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। बैंक रेट में बैंकों को, बैंक्स को ऋण लेने के लिए किसी भी प्रकार की ठीक है, किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति ठीक है, किसी प्रकार की परिसंपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है, ठीक है, गिरवी नहीं रखनी होती है। ठीक है, आगे हम तक बात समझिए, तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। बैंक रेट में क्या होगा, बैंक्स को ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की परिसंपत्ति क्या नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे इसको गिरवी रखने का काम इसके द्वारा यहाँ पे नहीं किया जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक की बात हुई क्लियर। और वर्तमान समय में कितनी आपके यहाँ पे बैंक रेट कितनी आ गई, वर्तमान समय में बैंक रेट कितनी होगी आपके यहाँ पे, वर्तमान समय में बैंक रेट, वर्तमान समय में बैंक रेट कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, 4.25 की आ जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है आपके यहाँ पे, ठीक है, इससे कितना पैसा लेगा आपके यहाँ पे, 4.25 की दर से क्या लेगा, इनसे आपके यहाँ पे जो भी लोन दिया है, लोन के ऊपर ब्याज उसमें काम किया जाएगा, ठीक है। तो बैंक रेट कितनी की होगी आपके यहाँ पे, 4.25 की होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है आपके यहाँ बैंक रेट, और इसमें केवल 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बैंक रेट का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो ऋण दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होगा, मोर देन 90 डेज के बारे में बात कर रहे हैं, कि मतलब कि 90 दिन से अधिक समय के लिए दिया जाने वाला ऋण किसमें होता है आपके यहाँ पे, लॉन्ग टर्म में होता है। और वो किसके माध्यम से शामिल किया जाएगा आपके यहाँ बैंक रेट के माध्यम से यहाँ पे इसको शामिल किया जाएगा। आपके यहाँ किसके माध्यम से शामिल किया जाएगा उसको, आपके यहाँ पे बैंक रेट के माध्यम से यहाँ पे इसको शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात दर कितनी है वर्तमान समय में, इसकी 4.25% क्या जाएगा आपके यहाँ पे बैंक रेट की दर आ जाएगी आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट हो गया क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी प्रकार तो उसके बारे में बता सकते हो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अगला अपन जो बात करते हैं वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। अगला जो अपना पॉइंट आता है आएगा आपके यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। दो दरें आएंगी आपके यहाँ पे, रेपो रेट हो जाएगी और एक कौन सा जाएगा आपके यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट हो जाएंगी। रेपो रेट, सबसे पहला जो पॉइंट आपके सामने आया होगा वो यही आया होगा कि रेपो रेट होती क्या है, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके सामने आएगा रेपो रेट होती क्या है। तो रेपो रेट में भी क्या क्या रहेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। रेपो रेट में भी इसमें देखिए, इसमें आरबीआई बैंक्स को अल्पकाल के लिए आरबीआई बैंक्स को अल्पकाल के लिए, ठीक है, अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध करवाए, आरबीआई बैंक्स को अल्पकाल के लिए ऋण उपलब्ध करवाए, ठीक है, करवाए, ठीक है। वो किसमें आते हैं, करवाए, ये करवाए, ठीक है। तो रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट में क्या करेगी, आरबीआई बैंक को क्या करवा रही है आपकी लॉन्ग टर्म के लिए करवा रही है, जबकि रेपो रेट में किसके बारे में बात करें आपके यहाँ पे, अल्पकाल के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए करवा रही है आपके यहाँ पे। और शॉर्ट टाइम कितना होगा आपके यहाँ पे, 90 डेज से कम समय का आपके यहाँ पे, कहते हैं 90 दिन से कम समय के लिए, 90 दिन से कम समय के लिए, 90 दिन से कम समय के लिए, ठीक है। तो क्या होगा आपके यहाँ पे, शॉर्ट टाइम का मतलब क्या होगा आपके यहाँ पे, 90 दिन से कम समय के लिए क्या होता है, आरबीआई क्या करती है आपके यहाँ पे, रेपो रेट के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पॉइंट होगा क्लियर आपके यहाँ पे तक का, कि 90 दिन से कम समय के लिए जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो किसमें होता है आपके यहाँ पे, रेपो रेट में शामिल किया जाता है आपके यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट और ध्यान रखिए, उसमें अपने बात क्या की थी आपके यहाँ पे, किसी प्रकार की संपत्ति क्या नहीं करना पड़ता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे गिरवी नहीं रखना पड़ता,
रेपो रेट में क्या नहीं करना पड़ता है, किसी प्रकार की संपत्ति आपको यहाँ पे गिरवी रखने का नहीं किया, सॉरी बैंक रेट में क्या बात की अपन यहाँ पे, किसी प्रकार की जो संपत्ति होती है वो गिरवी नहीं रखनी होती है। जबकि रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ पे बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास में एसएलआर के अलावा अन्य जो संपत्ति होती है उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है। देखिए इसमें लिखता हूँ आपको यहाँ पे, इसमें बैंक्स को आरबीआई के पास में एसएलआर के अतिरिक्त परिसंपत्तियों को ठीक है, अतिरिक्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखना होता है, आगे तक बात समझिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे एसएलआर में क्या होगा, सॉरी बैंक रेट में क्या होगा, सॉरी रेपो रेट में क्या होगा आपको, यहाँ पे एसएलआर के अतिरिक्त जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको गिरवी रखने का कार्य किया जाएगा, वो यहाँ पे किसको गिरवी रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी क्लियर आपके यहाँ तक का, आगे समझ में। अब वर्तमान में रेपो रेट कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे, वर्तमान समय में रेपो रेट कितनी हो जाएगी। देखिए हर जब अपन ने बात की थी मौद्रिक नीति समिति क्या करती है, हर 2 महीने के बाद में क्या करती है, अपनी नीति की क्या करती है, समीक्षा करती है। तो इसके अंदर आपकी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर क्या होती रहती है, आपकी परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। कल कोई जब आप वीडियो पढ़ रहे होते हैं, जब आपकी बैंक रेट को छोड़ो, रेपो रेट को छोड़ो, तब आप मुझे कोई सारा आपने कोई डाटा दे दिया, डाटा मैंने गलत नहीं दिया, बट आप पढ़ किस समय गए हैं उस समय के अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपके यहाँ पे जो दरें होती है, दरें आपके यहाँ पे परिवर्तित होती रहती है, इसके अंदर आपका यहाँ पे परिवर्तन आता रहता है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखना होता है इस चीज के बारे में। ठीक है, आगे तक की बात समझिए। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे, रेपो रेट होगा आपके यहाँ पे ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है आपके यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा होता है आपके यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे अपन। रिवर्स रेपो रेट, अब ये रिवर्स रेपो रेट होती क्या है, किस प्रकार से काम करिए। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट देखिए, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कहीं पे आरबीआई किसे उधार लेगा, कहीं बैंकों से उधार लेगा। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, इसमें आरबीआई किसे लेगा, आप कहीं पे आरबीआई बैंक से उधार लेगा, आप कहीं पे इसमें आरबीआई बैंक से उधार लेगा, आपके यहाँ पे आरबीआई बैंक से उधार लेगा। ठीक है, परंतु उसके बदले में क्या दीजिएगा, इसके द्वारा किसी प्रकार का जो ब्याज वगैरह है वो दिया नहीं जाएगा इसके द्वारा आपके यहाँ पे। ठीक है, किसी प्रकार से ब्याज वगैरह देने का काम नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखिए, जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेपो रेट से क्या होती है, कम होती है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से और बैंक रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से और बैंक रेट से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगी आपकी, हमेशा क्या रहेगा आपके यहाँ पे, रेपो रेट से और क्या रहेगी, बैंक रेट से हमेशा क्या होती है आपके यहाँ पे, कम होती है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा आपके यहाँ पे, रिवर्स रेपो रेट के अंदर आपका यहाँ पे पार्ट होगा आपके यहाँ पे। तीसरा कौन सा था आपके यहाँ पे, एमएसएफआर के बारे में बात करें अपन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में बात करे थे आपके यहाँ पे। कौन सी के बारे में बात करे थे अपन यहाँ पे, एमएसएफआर के बारे में, एमएसएफआर के बारे में। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में बात करे थे अपन। सीमांत स्थायी सुविधा शुल्क के बारे में बात करे थे। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर आ जाएगी आपके यहाँ पे, एमएसएफआर में शामिल की जाएगी आपके यहाँ पे, सीमांत स्थायी सुविधा दर आ जाएगी आपके यहाँ पे। इसमें क्या रहेगा आपके यहाँ पे,
और वो तो अपन क्या बात कर ली, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म की बात कर ली। अब कोई कह रहा मुझे 2 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए उधारे पैसे चाहिए, वो किसके अंदर आएगा आपको यहाँ पे, तो वो किसमें शामिल किया जाएगा आपको यहाँ पे MSFR में ही उसको क्या किया जाएगा, शामिल करने में काम किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे MSFR में होता है क्या आपको यहाँ पे, इसमें क्या होता है आपको यहाँ पे RBI बैंकों को, इसमें RBI बैंक को, इसमें RBI बैंक को 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाती है आपके यहाँ पे, उपलब्ध करवाती है। ठीक है, आगे तक बात समझिए। तो MSFR में मतलब क्या रहेगा, सीमांत स्थायी सुविधा दर रहेगा। इसमें RBI क्या करेगी, बैंक को क्या करेगा आपके यहाँ पे 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत कब की जाएगी आपके यहाँ पे, MSFR की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी। MSFR की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी, 2011 में की गई थी। ठीक है, MSFR की शुरुआत कब होती है आपके यहाँ पे, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2011 में क्या गई थी आपके यहाँ पे, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी जो दर होती है किसके इक्वल होती है, बैंक रेट की दर होती है। MSFR की जो दर होती है ब्याज दर, MSFR की ब्याज दर बैंक रेट की ब्याज दर के बराबर होती है, की ब्याज दर बैंक रेट की ब्याज दर के बराबर होती है, की दर बैंक रेट की ब्याज दर के बराबर होती है, बैंक रेट की ब्याज दर के बराबर होती है, ब्याज दर के बराबर होती है। ठीक है, तो MSFR की ब्याज की जो ब्याज दर होती है वो किसके बराबर होती है आपके यहाँ बैंक रेट की ब्याज दर की क्या होती है आपके यहाँ पे, इक्वल बेसिस के ऊपर होती है। मतलब कि क्या करेगा आपके शॉर्ट टाइम के लिए। इसमें पॉइंट और ध्यान रखिए आप यहाँ पे, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि RBI से ही लेना जरूरी नहीं, बैंक एक दूसरे बैंक से क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, RBI क्या करेगा आपके यहाँ पे 1 दिन के लिए देगी आपके यहाँ पे न्यूनतम समय के लिए। एक आगे जब अपन पढ़ेंगे एक आएगा अपने एक कॉल मनी मार्केट और आएगा, एक चीज ध्यान रखना, उसके अंदर क्या रहेगा, बैंक की सहायता करते हैं। क्या करेंगे आप यहाँ पे, बैंक के द्वारा किसकी सहायता की जाएगी आपके यहाँ पे, बैंक की सहायता की जाएगी। और जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेंज सीमांत स्थायी सुविधा दर में क्या रहेगा आपके यहाँ पे, RBI क्या करता है आपके यहाँ पे, बैंकों की सहायता करता है। RBI क्या करता है, बैंकों को आपके यहाँ पे 1 दिन के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो ये बात आ गई आपके यहाँ पे क्लियरली समझ में। तो ये क्या होगा आपके यहाँ पे MSFR के बारे में बात होगी। ठीक है, आगे तक बात में फिर एक जो अपनी जो अगली आती है वो होती है अपने यहाँ पे ओपन मार्केट के ऑपरेशंस होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा होता है आपके यहाँ पे, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करें अपन यहाँ पे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, मार्केट ऑपरेशन, OPERATION क्या गया मतलब क्या आपके यहाँ पे, खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, तो क्या बात है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा, इसमें किसके शामिल किया जाता है, खुले बाजार की क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे बात, अभी ओपन मार्केट के कारण क्या होता है, तरलता को नियंत्रित करने के लिए क्या करती है RBI के द्वारा OMO की क्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, OMO का मतलब क्या होगा, खुले बाजार के अंदर क्या किया जाएगा, उसको तो खरीदा जाएगा RBI के द्वारा जो प्रतिभूतियां होती है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए आप यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इसमें खुले बाजार में, इसमें खुले बाजार में मतलब ओपन मार्केट रहेगा, सभी लोग क्या कर सकते हैं उसको में भाग ले सकते हैं। इसमें खुले बाजार में RBI, इसमें खुले बाजार में RBI के द्वारा, खुले बाजार में RBI के द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है, RBI के द्वारा परिसंपत्तियों को, ठीक है, परिसंपत्तियों को, परिसंपत्तियों को खुले बाजार में परिसंपत्तियों को खरीदा व बेचा जाएगा। आपका यहाँ पे खरीदा व बेचा जाएगा,
खरीदा व बेचा जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपके यहाँ खुले बाजार में क्या किया जाएगा, परिसंपत्तियों का तो खरीदा जाएगा या उनको यहाँ पे बेचा जाने का काम किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा आपके यहाँ, तरलता को नियंत्रित करने के लिए कार्य किया जाएगा, तरलता को नियंत्रित करने के लिए, लिक्विडिटी को तरलता को नियंत्रित करने के लिए, तरलता को नियंत्रित करने के लिए। क्या होगा आपका तरलता को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्रिया की जाएगी, खुले बाजार में किया जाएगा, उनको यहाँ पे खरीदा हुआ बेचा जाने का काम किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात समझ, यदि तरलता ज्यादा है तो क्या किया जाएगा, आरबीआई द्वारा क्या किया जाएगा, उनको प्रतिभूतियों बिक्री की जाएगी। यदि तरलता कम है तो आरबीआई क्या करेगी, यहाँ पे खरीदने का काम करेगी। यदि तरलता ज्यादा है, लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा है, यदि तरलता ज्यादा है, यदि तरलता ज्यादा है, ज्यादा है तो आरबीआई क्या करेगी, परिसंपत्तियों क्या करेगी, आपके यहाँ पे इसको बेचने का काम करेगी। तो तरलता ज्यादा है तो परिसंपत्तियों की बिक्री होगी, तो क्या होगा आपकी परिसंपत्तियों की बिक्री होगी। ठीक है, क्या करेगी आपके यहाँ पे बिक्री की जाएगी। और यदि तरलता क्या होगी आपके यहाँ पे कम हो गई, ठीक है, यदि तरलता क्या होगी आपकी कम होगी तो क्या होगी, परिसंपत्ति क्या की जाएगी आपके यहाँ पे खरीद की जाएगी। क्या की जाएगी आपके यहाँ पे परिसंपत्तियों की खरीद करने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा आपके यहाँ दो प्रकार के काम किए जाएंगे। तरलता ज्यादा और कम के ऊपर निर्भर करता है। ज्यादा है तो क्या होगा आपके यहाँ पे बिक्री की जाएगी, यदि कम है तो क्या होगा आपको यहाँ उसको खरीदने का कार्य किया जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा मुद्दा। ये किसके बारे में थे, अपन मौद्रिक नीति के जो मात्रात्मक जो उपाय पढ़ रहे थे, सीआरआर के बारे में बात की अपन यहाँ पे, एसएलआर के बारे में बात की अपन यहाँ पे। ठीक है, बैंक रेट के बारे में बात की अपने, रेपो रेट के बारे में बात की, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात की अपने, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बारे में बात की अपने, और किसके बारे में बात की, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बात की। इन सारी क्रियाओं के बारे में अपन यहाँ पे बात की, डिस्कस किया। ठीक है, आगे देखिए बात क्लियर। आगे का जो अपना सेशन रहेगा, सेशन के अंदर क्या करेंगे अपन, इसके जो बचा हुआ जो पार्ट और है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कोल मनी मार्केट क्या है, बाकी और जो ठीक है एक्टिविटीज है, उनके बारे में क्या करेंगे अपने यहाँ पे आने वाली क्लास के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओके, नमस्कार। यदि आप फिर वापस बोल रहा हूँ, कोई बात रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपको कोई डाउट आ रहा हो किसी प्रकार के अंदर, यदि कोई पॉइंट ऐसा रहेगा तो उसके बारे में बता सकते हो। जो भी जैसा भी आपका डाउट रहेगा उसको क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।